Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस करेंगे आपके टारगेट जून 2023 के लिए यूनिट 1 जो कि है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पर हम इसके 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जहाँ पर कि हमने क्या क्या जाना। तो हमने कंसेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ लिया, हमने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पढ़ लिया सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा था। और फोर्थ पार्ट में हमने सेम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इसी का थर्ड पार्ट जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग उसको स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। सो गाइज़ देखिए, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको मतलब ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की हम लोगों ने 4 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सभी को पता है आपकी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे यूनिट 1 से बनने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये कंसेप्ट ऑफ टीचिंग ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको हम नहीं रीड करेंगे। ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट है, क्योंकि मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ बना ली थी और उसी पीडीएफ के थ्रू मैं पार्ट्स में जो है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि अगर पार्ट्स में एक्सप्लेन नहीं करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 25 मिनट्स की 20 to 25 मिनट्स की तो एक वीडियो है और हमने 4 पार्ट्स कवर कर लिए, तो आप सोच सकते हो कि कितने मिनट्स हो सकते हैं। 25 मिनट कुछ एक वीडियो शायद आपकी 27 मिनट्स की है, तो आप वहाँ पे उसको खुद ऐड लगा सकते हो कि अप्रॉक्स 30 मिनट्स आप मान के चलिए। 25 मिनट्स तो मिनिमम है ही, तो 25 के अकॉर्डिंग अगर 4 पार्ट्स यानी 100 मिनट्स तो बहुत लेंथी हो जाती है। और ये हमारा लास्ट पार्ट तो अभी बाकी रह गया है, तो अप्रॉक्स 120 और 25 मिनट समथिंग वीडियो रहती है आपकी। तो इस वजह से हमने इसको क्या किया, पार्ट्स में जो है वो इसको डिवाइड कर लिया। और पार्ट्स में पढ़ना ठीक भी रहता है, आपने कुछ पढ़ा फिर आपने थोड़ा सा रिलैक्स फील किया, एक साथ सब पढ़ने में समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, तो बस इसको गो थ्रू ज़रूर करेगा। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप अपना आगे से कंटिन्यू करिएगा। Okay, so now let's get started with our topic, that is important points on reflective level of teaching RLT. तो देखिए, रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक समय पर आप एक समय पर क्या करें कि एक केयरफुल थॉट दें। मतलब रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर एक केयरफुल थॉट दे रहे हैं एक निश्चित समय में। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं। अब डीपली इन द सेंस कि हम कहते हैं ना कि दिल, अगर मैं जनरल वर्ड्स में बात करूँ, आप कहते हैं कि हम दिल की गहराइयों से सोच रहे हैं। दिल की गहराइयों से क्या सोच रहे हैं आप?
मान लीजिए आपके पास कोई सिचुएशन है, वही है कि आप बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आप उस सिचुएशन पर जब डीपली सोच रहे हो, एक तो है कि आपको ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है कि हाँ कुछ ज़्यादा इससे कोई ज़्यादा हमें नेगेटिवनेस देखने को नहीं मिलेगी, कुछ ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस नहीं है ये, बट अगर आप उसको डीपली देखेंगे, उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि अगर अभी ऐसा होता है तो इसके अभी क्या रिजल्ट रहेंगे और आगे चल के इसका क्या जो है वो कंक्लूज़न निकलेगा या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के रहने वाले हैं, तो वो सब अगर आप सोचते हो किसी भी एक सिचुएशन में, वो आपका कहलाता है डीप थिंकिंग। आप मान लीजिए कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, मतलब मैं एक जनरल बात करती हूँ, एक 12th स्टैंडर्ड के बॉय या फिर गर्ल की, ठीक है। तो एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की अगर हम बात करें, तो उसने अपना 12th लिया होता है, बायो लिया, मैथ्स लिया, कॉमर्स लिया, तो उन्होंने अपना गोल डिसाइड किया होता है। बायो वाले सोचते हैं हमको डॉक्टर बनना है, मैथ्स वाले सोचते हैं हमको इंजीनियर बनना है, बीटेक करना है, कॉमर्स वाले सोचते हैं कि हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बनना है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जब आपने 12th कर लिया, अब मान लीजिए आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए, आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया और आप वहाँ सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो अब आपको डिसीज़न ये लेना है कि या तो आप कोचिंग करें, ठीक है। अब कोचिंग में कितना भी टाइम ले सकता है, अगर मैं बात करूँ आपके मेडिकल लाइन में, तो हो सकता है आपको 2 to 3 ईयर्स लग जाएँ, ठीक है। से ज़्यादा भी लग सकता है, और वरना मिनिमम 2 to 3 ईयर्स तो लगेंगे। अब इस बीच ये जो 2 to 3 ईयर्स लगते हैं, अब आप यहाँ पर थिंकिंग कर रहे हैं, या तो फिर आप या तो डीपली ये सोच रहे हो यार 2 से 3 साल हम सिर्फ कोचिंग में बर्बाद कर देंगे, तो ऐसा कर लेते हैं कि कोचिंग भी साथ साथ करते रहते हैं और ग्रेजुएशन में बीए या बीएससी में जो है वो एनरोल कर लेते हैं खुद को, तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो हो जाएगा, ये टाइम वेस्ट तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो आप थिंकिंग करते हो वो आपकी कहलाती है डीप थिंकिंग, क्योंकि आपने सोचा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉक्स अबाउट बोथ अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल। अब ये किसके बारे में बात करता है, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी बात करता है और ये आपके मेमोरी लेवल पे भी बात करता है, ठीक है। और इसकी जो प्रॉब्लम ये कैसा होता है, तो ये प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, मतलब जहाँ समस्या है उसकी तरफ केंद्रित होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समस्या, अगर हम 12th पास आउट किसी भी एक कैंडिडेट की बात करें, तो हम उस बच्चे को सेंटर में नहीं रख रहे हैं, ठीक है। हम क्या सेंटर में रख रहे हैं, प्रॉब्लम, कि भैया एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करना है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है वो सेंटर में रहती है, यानी कि प्रॉब्लम सेंटर में रखी जा रही है कि एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कि 2 बार कोचिंग करना बेस्ट रहेगा, साथ ही कोचिंग करने के साथ साथ बीएससी करना, मतलब ग्रेजुएशन करना बेस्ट रहेगा, ठीक है। या किसी इस फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में जाना बेस्ट रहेगा। ऐसा भी हो जाता है ना कि चल गया नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, कहीं और ट्राई करें। तो ये सब आपको जो है वो यहाँ पर मैनेज करके चलें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सेंटर में रही है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव, इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग। तो बिल्कुल इसका जो उद्देश्य है, अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो इसका उद्देश्य क्या है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। अब ये नहीं कि आपने अपना समस्या आ गई, ठीक है, एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रॉब्लम आ गई, अब आपने इसको चेंज कर दिया और चलो दूसरी उस पर चले गए, ये वाला कर लेते हैं, नहीं हो रहा, ठीक है, नीट क्लियर नहीं हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि चले जा रहे हैं टीचिंग लाइन में, छोड़ दिया। तो ये नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप वही मैंने आप जैसे आप बोल दिया कि नहीं हम तो कोचिंग ही करेंगे, हमारे 3 इयर्स वेस्ट क्यों होंगे अगर हम 3 इयर्स जो है वो फुल कंसंट्रेशन, यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि अगर हम फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करेंगे तो हम 2 to 3 इयर्स में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्रिटिकल वही है कि क्रिटिकल आप क्रिटिकली यहाँ पर सोच रहे हो। कंस्ट्रक्टिव, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने माइंड से कि आप मतलब रचनात्मक तरीके से सोच रहे हो कि क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अगर हम चाहेंगे तो होगा। हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे अपने माइंड में, हम हार्डवर्क करेंगे, हम वो सब कुछ करेंगे जिससे कि हम क्लियर कर सकते हैं। हम सारे कंसेप्ट को पढ़ डालेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो ये सब क्या है, आपका कंस्ट्रक्टिव है। अब आप इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल आप अपने डिसीजन लेने को इंडिपेंडेंट हो। या तो भैया आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लीजिए कि बीए कर लिया, बीएड कर लेंगे और फिर
जैसे कि आप देख ही रहे होंगे बीएड बीटीसी कैंडिडेट जो है वो बस खाली घूम रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर तो भैया कोई वैकेंसी आई नहीं है 2018 के बाद, वो जो 68,000 वाली वैकेंसी रही थी। तो वही है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपको अपना डिसीजन खुद से लेना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। तो वही है, अगर आपने कोई भी एक एम सिलेक्ट किया, मैं ये नहीं कह रही कि टीचिंग मतलब गलत है, आप बीएड नहीं कर सकते, बिल्कुल भैया। टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग तो एक बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस जॉब है या बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आप टीचर बन के जो है वो हर प्रोफेशन को बना देते हैं। डॉक्टर्स एक टीचर के द्वारा बनाया जाता है, इंजीनियर जो है वो एक टीचर के द्वारा बनाया जाता है। तो आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, कोई भी ऑक्यूपेशन ले लीजिए, सबको जो है वो टीचर पे कर रहा है। तो टीचर तो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन है। बट मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर आपका पैशन है तो ठीक है, बट अगर आपका पैशन नहीं है, आप जस्ट बिकॉज कि आप एक फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको क्लियर नहीं कर पाए तो उससे हट रहे हो, तो ये गलत है। तो आप इंडिपेंडेंट हो और आपकी थिंकिंग जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल इन दी सेंस कि भैया पास और फेल दो ही शब्द हैं किसी भी एग्ज़ाम में, या तो आप पास होंगे या आप फेल होंगे। किसी भी जॉब के लिए या तो आप सिलेक्ट होंगे या फिर आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रख के चलनी है। अब ये नहीं कि अरे मैं फेल हो गया, सुसाइड के केसेस आप देखते हैं कि सुसाइड कर लिया, क्यों अब क्या कुछ लाइफ में बचा नहीं है? अरे कोई बात नहीं, एक अटैम्प्ट में आप फेल हो गए, हार्डवर्क कीजिए और मेहनत कीजिए, पता लगाइए कि गलती रही कहाँ थी, कमी हुई कहाँ थी, नेक्स्ट टाइम जो है वो उसको इम्प्रूव कीजिए। क्यों नहीं आपको सक्सेस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ट्राई करते रहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एक बार मिल जाती। तो वही है कि ओरिजिनल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, बिल्कुल देखिए, जो आपको इस तरह की वीडियोस दिखाते हैं कि क्लियर करिए फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना ये एग्ज़ाम। तो अब उनके बारे में उनमें बहुत ज़्यादा खुद को मान लेना कि अच्छा एक बार में क्लियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं सबका हो। सबका अपना अलग अलग स्टेटस है, सबका अपना आईक्यू लेवल अलग अलग है। कोई एक सेम चीज़ को 2 घंटे में पढ़ेगा और कोई उसी को 1 घंटे में पढ़ लेगा। तो ये अपनी कैपेसिटी है। हमें इंडिपेंडेंट की बात आ गई कि आप खुद में इंडिपेंडेंट हो, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। तो थिंकिंग आपकी ओरिजिनल हो, रचनात्मक हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, उससे बचने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्रिटिकल हो, ठीक है, और ओरिजिनल थिंकिंग रहे आपकी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के, कि आप अगर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को जो है वो एक्वायर कर रहे हो, तो आपको जो मैंने एग्जांपल दिया, आपको इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है वो बच्चे को पढ़ाना है। एट दिस लेवल द एम्फेसिस इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। इस लेवल पर जो एम्फेसिस होता है वो कहाँ होता है? वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में होता है, उसको डिफाइन करने में होता है, एंड फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू इट। और अब आपको इसका क्या निकालना है? समाधान निकालना है। द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप एट दिस लेवल। इसी लेवल पर जो है वो बच्चे का ओरिजिनल थिंकिंग, जैसे मैंने बताया, और क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। अ स्टूडेंट इज कोर, एक्टिव एंड प्राइमरी। बच्चा जो होता है वो कोर होता है, मतलब बीच में रहता है आपका, एक्टिव भी होता है, प्राइमरी भी होता है। जबकि टीचर यहाँ पे थोड़ा सा सेकेंडरी और पैसिव होता है, क्योंकि आप, मैंने बोला ना कि इंडिपेंडेंट है, आपको खुद से अपना डिसीजन लेना है। टीचर आपसे नहीं बोलेगा कि अरे बेटा एक बार में तुम नहीं कर पाए, अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ। तो टीचर को नहीं, टीचर का तो यहाँ पर रोल सेकेंडरी है। आप खुद से देखेंगे कि नहीं कर पा रहे हो, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आप खुद डिसाइड करोगे। इन द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हंट इज़ द मेन प्रोपोनेंट। मैंने बताया ही था कि आपको, सॉरी वुंट कह रही थी मैं बार बार, वुंट नहीं है, हंट है, ठीक है। वो सिमिलर नेम होने का थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। हंट है इनके जो आपके जिन्होंने इसको प्रपोज किया था। वुंट और हंट में कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो हंट है, हंट इज़ द मेन प्रोपोनेंट। इट इंक्लूड्स ULT एंड MLT, यानी कि इसमें क्या क्या आ रहा है आपका? अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आ रहा है और मेमोरी लेवल भी आता है। तो देखिए, ध्यान रखिए, जब हमने सबसे पहले मेमोरी लेवल पढ़ा था तो वहाँ अकेला मेमोरी लेवल था, लेकिन जब आपने अंडरस्टैंडिंग पढ़ा था तो यहाँ पर आपका मेमोरी भी आ गया था और अंडरस्टैंडिंग भी आ गया था। और अब आप जब रिफ्लेक्टिव पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ये, सॉरी, जब आपने मेमोरी वाला पढ़ा था तो यहाँ, जब आपने अंडरस्टैंडिंग वाला पढ़ा था तो यहाँ पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग भी आ गया था। और अब आप जब रिफ्लेक्टिव वाला पढ़ रहे हो तो यहाँ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग भी आ रहा है और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी आ रहा है, ठीक है। इट्स प्रॉब्लम सेंटर, बार बार बोला जा रहा है। द स्टूडेंट्स आर अज्यूम टू अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर स्टूडेंट्स से मतलब ये अपेक्षा की जाती है कि वो क्या करें, कि कुछ रिसर्च अप्रोच को जो है वो
शामिल करें अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो भी खुला होना चाहिए, मतलब खुला इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि छत्ती ना हो खुला इन द सेंस है मीन्स कि ओपन मीन्स इंडिपेंडेंट हो, मतलब आप खुद से जो है वो अपने डिसीज़न ले सकें वहाँ पर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है उस वे से जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बोल सकें कि मैम क्या आप अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस मेथड से समझ नहीं पा रहा, या फिर क्या आप मेरे को दोबारा समझा सकती हैं। ठीक है। Hunt developed the reflective model of teaching which goes through various steps। अब जो हंट थे इन्होंने रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग को जब डेवलप किया तो इसमें अलग अलग स्टेप्स जो है वो हुए, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। इसमें उन्होंने क्या किया कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की। ठीक है। फॉर्मुलेट एंड वेरीफाई द हाइपोथेसिस, फिर उन्होंने फॉर्मुलेट किया और जो भी हाइपोथेसिस था उसको वेरीफाई किया। डेटा एनालिसिस, ठीक है, डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अराउंड द प्रॉब्लम, तो इन सबको उन्होंने वेरीफाई किया। ठीक है। एन ऐसे टाइप टेस्ट इज़ यूज टू इवेल्यूएट द लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पर देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था वहाँ पे आपका MCQ भी था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, कि ऑब्जेक्टिव भी थे और आपके ऐसे भी थे। लेकिन अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल की, तो भाई आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने पॉइंट्स को, अपने थॉट्स को, तो यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे टाइप रहेगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कोई भी आपको अगर मैं सिचुएशन दे दूँ तो मैं वहाँ क्या ही ऑप्शन दूँगी, आप ही मुझे बताइए ना कि किस तरह से आप बचा सकते हैं, है ना। अब हो सकता है आप अलग तरीके से बचाएं, मैंने ऑप्शंस अलग दिए हों, तो इसलिए ऐसे टाइप रहेगा कि उस सिचुएशन की, उस प्रॉब्लम के साथ आप कैसे डील करते हो, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ठीक है। तो द टीचिंग एट दिस लेवल इज़ नॉट टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, इट इज़ लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड ही यहाँ पर हो रहता है, ये ना ही तो सब्जेक्ट का सेंटर होता है और ना ही टीचर का सेंटर होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम हिंदी में एक बार इसको पढ़ लेते हैं, और इतना ही था, ज़्यादा नहीं है। तो शिक्षण के चिंतनशील स्तर पर महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। तो देखिए, किसी चीज़ पर चिंतन करने का अर्थ है किसी चीज़ पर समय की अवधि में सावधानी पूर्वक विचार करना। बोला था ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा नहीं कि सोचना आज है और सोच कल रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। आप चाहे कितने अच्छे तरीके से भी सोच रहे हैं, लेकिन जब सोचना था अगर तब नहीं सोचा तो वो व्यर्थ है। ठीक है। इसका मतलब किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना भी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा डीपली सोचना है कि क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या उससे आपको एडवांटेज होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, कितना जो है वो वहाँ पर आपका खर्चा आएगा, या ये सब आप सोचते हुए चलेंगे तो गहराई से सोचना हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ मेमोरी लेवल शिक्षण और इसके समस्या केंद्रित दोनों के बारे में जो है वो बात करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समस्या समाधान है, आलोचनात्मक है और रचनात्मक, स्वतंत्र और मौलिक सोच जो है वो विकसित करता है। मौलिक सोच आपको रखनी है, ओरिजिनल थिंकिंग जो हमने कहा था कि इस स्तर पर समस्या की पहचान करने, उसे परिभाषित करने और उसका समाधान खोजने पर जो है वो बल दिया जाता है। इस स्तर पर विद्यार्थी की मौलिक सोच और सृजनात्मक योग्यताओं का विकास होता है। एक छात्र को सक्रिय और प्राथमिक होता है, जबकि शिक्षक इसमें माध्यमिक और निष्क्रिय बन जाता है। शिक्षण के चिंतनशील स्तर में हंट मुख्य प्रस्तावक हैं। इसमें ULT और MLT दोनों शामिल हैं। ये समस्या केंद्रित शिक्षण है। छात्रों को समस्या को हल करने के लिए किसी प्रकार के शोध दृष्टिकोण को अपनाने के लिए माना जाता है। मतलब वही है कि जैसे बताया ना कि आपको अगर समस्या का समाधान करना है तो आप अपना दृष्टिकोण अपनाओगे ना, दूसरे का क्यों अपनाएंगे हम। अब भैया हमारे घर में अगर मान लीजिए पानी गिर गया तो ये हमें सोचना है कि भैया हम पोछा लगा के इसको साफ करेंगे। तो मेरे घर में अगर पानी गिर गया तो ये मुझे सोचना है कि मैं पोछा लगा के इसको साफ़ करूँगी, या मैं इसको बहने दूँगी, या मैं इस पर टिश्यू पेपर डालूंगी, या फिर मैं इस पर मिट्टी डालूंगी। तो क्या करना है ये मेरे को सोचना है। ठीक है। दूसरे का नहीं सोचोगे कि अच्छा उसके घर पानी गिरा था तो उसने क्या किया था। अलग अलग है, हमें अपना सोचना है कि हमें क्या करना है। ठीक है। कक्षा का वातावरण पर्याप्त रूप से खुला और स्वतंत्र होना चाहिए। हंट ने शिक्षण का चिंतनशील मॉडल विकसित किया जो एक समस्याग्रस्त स्थिति बनाने सहित विभिन्न चरणों से गुजरता है।
समस्या के चारों ओर परिकल्पना, डेटा विश्लेषण और परिकल्पना का परीक्षण और निर्माण करना है। सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए एक निबंध प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि निबंध में क्या है, आप बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। आपको पता है ये एसेस वगैरह जो होते हैं ये ओपन एंडेड होते हैं। यहाँ पर आप कहीं इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप कुछ भी अब आप मान लीजिए मैं आपको ऑप्शंस दे दूँ, अब ऑप्शंस में तो आपको एक ही ऑप्शन चुनना होगा। अब मान लीजिए आप दो तरीके से आप कह सकते हो कि मैं समस्या को जो है वो डील कर सकता हूँ। हो सकता है दूसरी वाली जो वे आपने चुनी वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। अब अगर हम बात करें मैं आपको अपने ऑब्जेक्टिव दे रही हूँ, अपना बताऊंगी ना कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ और बेहतर बता सकते हो। तो इसलिए ऐसे टाइप ओपन एंडेड क्वेश्चन देखना, ताकि हर पहलू से जो है वो, हर एस्पेक्ट से जो है हम सोच सकें। तो वही था कि इस स्तर पर शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित नहीं होता है, बल्कि आपका शिक्षार्थी केंद्रित होता है। आपको शिक्षार्थी मतलब जो शिक्षा ले रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना है कि वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा बेटर हो हमसे, ठीक है, और नहीं है तो हमें उसको बेटर करना है। तो इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो रखने हैं। और जो ये जो शिक्षण होता है आपका रिफ्लेक्टिव वाला, ये शिक्षार्थी केंद्रित होता है। तो आई होप आपको सारा डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अभी हमने जितना पढ़ा, तो हम कुछ क्वेश्चंस जो है यूनिट 1 के नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आप खुद ही देखेंगे कि ये आपको हेल्प करता है या नहीं करता है। ऐसा होता है जब हम नोट्स पढ़ते हैं, मैं आपको जनरली बता रही हूँ, आप कहोगे कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए। तो दूसरों से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मतलब बात आ गई कि अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल की, कि आपको देखना नहीं, मतलब उसको आपको एज इट इज़ नहीं एक्वायर करना है। मैं आपको यहाँ कुछ बता रही हूँ तो आप मुझसे एग्री यहाँ करोगे, क्योंकि देखिए एक पॉइंट तक हम सब में जो है वो सेम कंडीशंस आती हैं, ठीक है, लेकिन बस ये होता है कि थोड़ा सा वे चेंज होता है सबके लिए। तो वो है आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, लेकिन जो परिस्थितियाँ आती हैं वो सबकी सेम ही होती हैं। 12th के समय सबको डर लगता है कि आगे क्या करना है, ठीक है, फिर जॉब के लिए क्या करना है, तो ये सब में कॉमन रहता है सब कुछ, लेकिन बस वेज जो है वो चेंज रहती हैं। तो वही मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर ये शेयर कर रही हूँ कि जब आप थॉट्स पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, तो आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर आपका पेपर MCQ होता है। कुछ लोग सोचते हैं अरे MCQ बहुत ईजी है, अरे ऐसे ही कर देंगे, बट इट्स नॉट सो ईजी। एक बारी को हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव वाला ईजी, आपको कुछ नहीं आ रहा, आप कुछ भी उसके बारे में अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन भैया ऑब्जेक्टिव वाले में आप अपने मन से नहीं लिख सकते। अगर आपको नहीं आ रहा, आपका आंसर गलत हुआ तो बिल्कुल गलत हुआ, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो वही आपको, इसलिए ये जो आप पढ़ते हो नोट्स को, उन नोट्स को आप ज़रूरी नहीं, आपको पढ़ने में बहुत इजी लगे, इतना हमने सब कुछ जाना, आपको लगा होगा बहुत इजी है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बट क्वेश्चन इस तरह से घुमा के आएंगे कि उस टाइम पे आपको ये कुछ भी याद नहीं आएगा। तो अच्छे से पढ़िए, प्लस क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए। इसलिए हम कल जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो आई विल बी कमिंग बैक विद क्वेश्चन आंसर सेशन। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।